साथियों नमस्कार, मैं मनोज सारण। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आवर्ती गति और दोलनी गति में क्या फ़र्क है। इसके लिए मैंने ये एक डायग्राम इंसर्ट किया है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये सूर्य है यहाँ पर, सन, और सन के अराउंड ये कोई प्लेनेट है, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। हालांकि एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ नहीं होता, ये इलिप्टिकल पाथ, दीर्घ वर्ताकार पथ होता है। परंतु हम एग्जाम्पल के रूप में हम इसको एक प्लेनेट को वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर गति करा रहे हैं। और दूसरा उदाहरण ये है कि एक पेंडुलम है, वो इस प्रकार से गति कर रहा है। ठीक है, तो ये जो गति है जिसमें एक जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर गति कर रहा है, ये गति कहलाती है आवर्ती गति। क्या कहलाती है? आवर्ती गति। ठीक है, और ये जो गति है जिसमें एक पेंडुलम है, पेंडुलम से एक बंधा हुआ एक द्रव्यमान है, वो इस प्रकार से गति कर रहा है, और ये जो गति कहलाती है दोलनी गति। दोलनी गति। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क लग रहा है आपको? इसमें फ़र्क ये है कि दोलनी गति में तो एक बिंदु है, इस बिंदु के दोनों तरफ कभी ये कण इधर जाता है और कभी कण ये इधर जाता है, फिर वापस इधर जाता है और फिर वापस इधर जाता है। परंतु आवर्ती गति में ऐसा नहीं है। इसमें एक जो कण है, इसमें जो उपग्रह सैटेलाइट है वो गति कर रहा है, इसमें ये एक निश्चित समय के बाद अपने स्थान पर पुनः आता है। परंतु ऐसा नहीं है कि एक बिंदु के इर्द गिर्द गति करे, जहाँ ऐसा एक पेंडुलम यहाँ गति कर रहा है। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? आवर्ती गति। इसमें कण निश्चित समय के बाद पुनः अपने स्थान पर आता है, पुनः अपने स्थान का दोहराव करता है या फिर अपने स्थान पर आता है। ठीक है, और जो निश्चित समय है उसके बाद ये वापस अपने स्थान पर आ जाता है, ये समय ये कहलाता है आवर्तकाल। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया इसने, वापस समय पर यहाँ आ गया, और जितना समय लगे एक चक्कर में ये कहलाता है आवर्तकाल। तो ये जो गति कहलाई है वो क्या, कौन सी गति है हमारे पास? आवर्ती गति। अब बात करें दोलनी गति की, तो इसमें एक बिंदु होता है, इस बिंदु के दोनों तरफ कण कभी इधर जाता है और कभी इधर जाता है। ठीक है, कण एक बिंदु के इर्द गिर्द गति करता है कण। तो इस प्रकार की गति को क्या कहलाते हैं? दोलनी गति। इसमें क्या है, कण, ये जो बिंदु है जिसके इर्द गिर्द गति करते हैं, इस बिंदु कहते हैं साम्य अवस्था का बिंदु या फिर साम्य अवस्था स्थिति। कण लिख देता हूँ यहाँ पर, साम्य स्थिति। इसमें जो कण है जो दोलनी गति कर रहा है वो साम्य स्थिति के इर्द गिर्द, या भी लिख सकते हैं इधर उधर, इर्द गिर्द गति करता है, इर्द गिर्द गति करता है। सपोज दैट ये जो पेंडुलम है यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पहुँचा, उसके बाद वापस यहाँ पहुँच गया, तो निश्चित समय के बाद ये यहाँ पर पहुँच रहा है। इसका मतलब ये जो आवर्ती गति की परिभाषा है वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है कि कण है वो एक स्थिति पर था और निश्चित समय के बाद वापस उसी स्थिति पर पहुँच गया। इसका मतलब ये आवर्ती गति की परिभाषा को भी संतुष्ट करता है। तो ये गति क्या है? आवर्ती गति भी है। ठीक है, तो ये जो दोलनी गति है, ये दोलनी गति आवर्ती गति भी होती है। ठीक है, दोलनी गति क्या कहलाती है? दोलनी गति आवर्ती गति होती है। दोलनी गति आवर्ती गति होती है। ठीक है, परंतु आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती। ये अच्छा सेंटेंस है, आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती। ठीक है, दोलनी गति है, वो दोलनी गति की जो परिभाषा है वो तो सेटिस्फाई करता ही है कि कण साम्य स्थिति के इधर उधर गति करता है। इसके साथ साथ जो आवर्ती गति की परिभाषा है कि कण एक निश्चित समय के बाद पुनः अपने स्थान पर आता है। तो ये जो कण है पेंडुलम गति करता है
वो निश्चित समय के बाद पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। तो ये जो वापस उस स्थान पर आता है निश्चित समय, वो निश्चित समय इस पेंडुलम का आवर्तकाल कहलाता है। तो यहाँ पर दोलनी गति की भी परिभाषा सेटिस्फाई हो रही है। तो इस दोलनी गति को हम क्या कहेंगे, आवर्ती गति भी कहते हैं। परंतु आवर्ती गति में दोलनी गति की परिभाषा नहीं है। यहाँ पर कण एक बिंदु के इर्द गिर्द गति नहीं कर रहा, तो आवर्ती गति है वो दोलनी गति नहीं होती। ठीक है, ये अच्छा सेंटेंस हो गया अपने पास। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सरल आवर्त गति क्या चीज है। सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सरल आवर्त गति। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं। सरल आवर्त गति में कण पर लगने वाला बल है वो कण के विस्थापन के समानुपाती होता है और उसके विपरीत दिशा में होता है। यदि कण इधर जाता है तो विस्थापन इधर होगा, यदि कण इधर जाता है तो इस पर लगने वाला बल इधर होगा, और यदि कण इधर जाता है तो लगने वाला बल इधर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कण पर जो बल लगता है वो विस्थापन की विपरीत दिशा में लगते हैं, और विस्थापन जितना ज़्यादा होगा लगने वाला बल उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये जो परिभाषा सेटिस्फाई करता है तो उस गति को हम क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति। इसके लिए मैं पहले आपको एक डायग्राम शो कर देता हूँ स्प्रिंग का। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग है, ये कभी कंप्रेस हो रही है और कभी एलोंगेट हो रही है, कभी संपीड़ित हो रही है, कभी इसकी लंबाई वृद्धि हो रही है। तो जब ये पिंड है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये है साम्यावस्था। इस साम्यावस्था लाइन को हम क्या बोलेंगे, x बराबर 0 रेखा। ठीक है, तो ये जो पिंड है वो इस साम्यावस्था स्थिति x बराबर 0 के इधर उधर गति कर रहा है। तो ये गति क्या कहलाएगी हमारे पास, सरल आवर्त गति। ठीक है, इस सरल आवर्त गति में ये जो फॉर्मूला है f बराबर -kx, इसकी पालना होती है जब ये कण इधर जा रहा है। ठीक है, और जब ये कण इधर जा रहा है तो लगने वाले बल की स्थिति है वो एक रेड जो एरो दिख रहा है आपको, लाल रंग का तीर, उसके द्वारा दर्शाई जा रही है, और ये जो नीले रंग का तीर दिख रहा है ये कण की विस्थापन को दर्शा रहा है। जब कण का विस्थापन इधर है तो बल विपरीत दिशा में, और जब कण का विस्थापन इधर है तो भी बल विपरीत दिशा में। इसके साथ साथ जो लगने वाला बल है वो सदैव साम्यावस्था की दिशा में लग रहा है। ठीक है, कण किधर भी चल रहे हैं, जो तीर का जो निशान है वो इस बिंदु पर ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कण यदि लेफ्ट साइड जाता है या फिर राइट साइड जाता है, जिस दिशा में जाए, इसके साथ साथ जो नीली रेखा है वो तो दिशा बदल रही है। ठीक है, परंतु ये जो लाल रेखा है वो दिशा इस प्रकार से बदलता है कि इसकी दिशा सदैव साम्यावस्था की तरफ रहे। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं f बराबर -kx, इसकी पालना हो रही है इन दो रेखाओं के द्वारा। ठीक है, तो सरल आवर्त गति में क्या होता है, ये कण का जो त्वरण होता है या फिर कण पर लगने वाला बल, कण पर लगने वाला बल, कण पर लगने वाला बल विस्थापन के समानुपाती, विस्थापन के समानुपाती तथा विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है, तथा विस्थापन के विपरीत दिशा में। विस्थापन धनात्मक x दिशा में हो रहा है तो बल ऋणात्मक x दिशा में लगता है, और यदि बल विस्थापन ऋणात्मक x दिशा में हो रहा है तो बल धनात्मक x दिशा में लगता है। तो विस्थापन है वो विपरीत दिशा में होता है। ठीक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं गणितीय रूप में, कि जो कण पर लगने वाला बल है वो विस्थापन के समानुपाती होता है और विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, जो माइनस दिशा है वो बल और विस्थापन की विपरीत दिशा को दर्शा रहा है। ये जो समानुपातिक नियतांक आ रहा है, इसको समानुपाती का जो साइन हटेगा तो एक नियतांक आएगा, और इसको बोलते हैं हम के, इसको बोलते हैं बल नियतांक। हमारे पास के यहाँ पर क्या है, बल नियतांक है, फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक। जो के का फॉर्मूला आता है वो आ गया हमारे पास के बराबर -f/x। तो के का जो मात्रक कितना आएगा, बल का मात्रक न्यूटन, और x विस्थापन का मात्रक हो गया मीटर।
तो स्प्रिंग नियतांक कितना मात्रक कितना आएगा, स्प्रिंग नियतांक आएगा इसको, यहाँ हम इसको बल नियतांक बोल रहे हैं। तो के का जो मात्रक है वो न्यूटन पर मीटर है। जहाँ भी आपको न्यूटन पर मीटर दिखे उसको हम क्या बोल देंगे, के बोल देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बल F को लिख देता हूँ, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। तो जैसे ही मैं F बराबर एम ए लिखता हूँ, ये फॉर्मूला किस प्रकार से चेंज हो जाएगा कि एम ए बराबर माइनस के एक्स, जो ए है कण का त्वरण वो कितना आएगा, ए बराबर माइनस के बटा एम एक्स। और जो के बटा एम है उसको लिखा जाता है ओमेगा स्क्वेयर एक्स। यहाँ पर के बटा एम क्या लिख दिया हमने, ओमेगा स्क्वेयर। तो के बराबर एम ओमेगा स्क्वेयर। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला आ रहा है के बराबर एम ओमेगा स्क्वेयर, उसके परीक्षा में आने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो वो गति जिसमें ये दोनों फॉर्मूले लागू हो रहे हैं वो गति क्या कहलाएगी, सरल आवर्त गति कहलाएगी। कोई सा भी फॉर्मूला आ सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ये बल के पदों में दिया हुआ है और ये त्वरण के पदों में दिया हुआ है, एक ही बात है दोनों। तो जहाँ जहाँ ये फॉर्मूले काम आ रहे हैं इसका मतलब वो गति क्या है, सरल आवर्त गति है। ये बात समझ आ गई। अब हम पढ़ लेते हैं सरल आवर्त गति के उदाहरण। और हाँ, ये जो बल लग रहा है F बराबर माइनस के एक्स स्प्रिंग पर, वो स्प्रिंग के साथ जो कण जुड़ा हुआ था उस पर F बराबर माइनस के एक्स लग रहा है, इस बल को नाम दिया जाता है प्रत्यानयन बल। क्या, कौन सा नाम दिया जाता है, प्रत्यानयन बल। ये जो बल है वो कण को साम्यावस्था पर लाने की कोशिश करता है, कण को साम्यावस्था। और साम्यावस्था कौन सी थी, x बराबर 0, जहाँ पर स्प्रिंग की लंबाई में ना तो वृद्धि हो रखी है और ना ही कमी हो रखी है। साम्यावस्था x बराबर 0 पर लाने का प्रयास करता है। इस बल को हम क्या नाम देंगे, प्रत्यानयन बल। लाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं सरल आवर्त गति के उदाहरण, SHM के उदाहरण। ठीक है, इसमें पहला उदाहरण अभी हमने पढ़ा, स्प्रिंग के साथ जुड़े हुए द्रव्यमान की गति। स्प्रिंग के साथ जुड़े हुए द्रव्यमान की गति। द्रव्यमान की गति, और ये गति क्षैतिज भी हो सकती है और ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है। इसका मतलब स्प्रिंग को लटकाकर भी कण की गति करवाया जा सकता है, तो वो भी सरल आवर्त गति ही है। दूसरा, सरल लोलक की गति, सिंपल पेंडुलम, उसकी गति है वो भी सरल आवर्ती गति कहलाती है, सरल लोलक की गति। तीसरा, झूले की गति, वो भी क्या एक प्रकार का सरल लोलक ही है, सिंपल पेंडुलम ही है। तो झूले की गति भी क्या है, SHM गति है, झूले की गति। चौथा हम पढ़ सकते हैं कि जो तार होते हैं, गिटार या फिर सितार के तार, उनकी गति भी क्या होती है, SHM की गति होती है। क्यों, क्योंकि ये इनकी साम्यावस्था है, कभी तार इधर पहुंचते हैं और कभी इधर आते हैं। तो ये जो तार का कण है वो इस प्रकार से गति कर रहा है, तो ये जो तार की गति है वो भी क्या है, सरल आवर्त गति है। ठीक है, तो ये लिख देता हूं, गिटार या फिर सितार की गति, सितार के तार की गति, ये भी क्या है, सरल आवर्त गति है। नेक्स्ट परिभाषा हम पढ़ लेते हैं, जो सरल आवर्त गति कर रहा है कण, उस सरल आवर्त गति का आयाम कितना है। आयाम क्या चीज़ है, सरल आवर्त गति का आयाम। और आयाम का जो नोटेशन है हम कैपिटल A से लिखेंगे। ठीक है, आयाम सरल आवर्त गति SHM कर रहे कण का साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन, साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन, साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है।
आयाम कहलाता है। ठीक है, सपोज दैट ये कोई रेखा है, इस रेखा पर ये साम्यावस्था का बिंदु है, इस बिंदु पर कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है, इसका मतलब इस बिंदु के इर्द गिर्द कोई कण गति कर रहा है। ठीक है, तो ये गति क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति। और इस सरल आवर्त गति का ये जो दूरी है कि माध्य स्थिति से कण, ये माध्य स्थिति है, यहाँ से कण अधिकतम दूरी यहाँ पर गया, उसके बाद वापस इधर चलना स्टार्ट कर दिया, वापस माध्य स्थिति पर आया, अधिकतम दूरी इधर गया और वापस इधर चलना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो दूरी है दोनों, ये क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। ये भी कैपिटल ए और ये भी कैपिटल ए, दोनों तरफ समान दूरी पर जाता है। माध्य स्थिति सीधी 10 सेंटीमीटर इधर गया कण, तो वापस माध्य स्थिति पर आकर 10 सेंटीमीटर ही इधर जाता है। तो अधिकतम जो विस्थापन है वो कितना होता है? आयाम होता है। इसका मतलब ये क्या विस्थापन है, इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, और कण यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पहुँचा, ए दूरी तय कर ली इसने, वापस यहाँ आ गया, ए दूरी और तय कर ली, इधर गया, ए दूरी और तय कर ली, वापस इधर आया, ए दूरी और तय कर ली। तो कुल मिलाकर उसने यहाँ से चला, यहाँ पहुँचकर यहाँ पहुँचा और वापस यहाँ पहुँचा, तब तक इसने कितनी दूरी तय कर ली? एक चक्कर पूरा हुआ, और एक चक्कर पूरा होने में इसने कितनी दूरी कर ली? ए इधर गया, फिर ए वापस आया 2a, फिर ए इधर गया 3a, फिर ए वापस इधर आया 4a। तो एक दोलन पूरा करने में सरल लोलक द्वारा कितनी तय दूरी होती है? 4a। तो लिख देता हूं मैं कि एक दोलन पूरा करने में पहला कण द्वारा तय दूरी या फिर दोलक द्वारा तय दूरी, दोनों एक ही बात है। जो दोलन करता है वो दोलक कहलाता है। कण द्वारा तय दूरी, ये कण द्वारा तय दूरी कितनी है? 4a, a 2a 3a और 4a, तय दूरी कितनी आ गई? 4a। कण का विस्थापन कितना होगा? कण का विस्थापन, एक चक्कर पूरा कर लिया, इसका मतलब कण जहाँ से प्रारंभ हुआ, अपनी गति प्रारंभ की, वापस उसी स्थिति पर पहुँच गया। इसका मतलब अंतिम और बिंदु और प्रारंभिक बिंदु में दूरी कितनी है? सीधी दूरी 0। तो एक दोलन पूरा करने में कण का जो परिणामी विस्थापन है वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि एसएसएम गति कर रहे कण का जो विस्थापन है वो कैसे लिखेंगे, वेग कैसे लिखेंगे, त्वरण कैसे लिखेंगे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि सरल आवर्त गति कर रहे कण की, लिख देता हूं, एसएचएम कर रहे कण का विस्थापन, उस कण का वेग, उस कण का त्वरण, ठीक है, उस कण की गतिज ऊर्जा, उस कण की स्थितिज ऊर्जा और उस कण की कुल ऊर्जा। ये हमारे पास हेडिंग है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कि एसएसएम कर रहे कण का विस्थापन पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, त्वरण पढ़ेंगे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा कुल ऊर्जा, ये राशि हम पढ़ेंगे। तो जो विस्थापन का समीकरण है हम पढ़ते हैं, तरंगों में पढ़ा है, उसके बाद भी पढ़ा है कि एसएसएम गति कर रहे कण का जो विस्थापन समीकरण है वो दिया जाता है, लिख देता हूं मैं, विस्थापन। तो विस्थापन कितना दिया जाएगा? विस्थापन का जो नोटेशन है वो x लिखेंगे, और x का जो समीकरण है वो ये है, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई है, या फिर ये जो x का अधिकतम मान कितना हो सकता है? जब साइन ओमेगा टी प्लस फाई का मान अधिकतम हो। और साइन ओमेगा टी प्लस फाई का मान अधिकतम कितना होता है? हम जानते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा का अधिकतम मान +1 होता है। तो x का जो अधिकतम मान कितना आ गया? a। इसका मतलब विस्थापन का अधिकतम मान क्या कहलाता है? आयाम। तो यहाँ पर a क्या है? आयाम है। फाई क्या है?
साइन थीटा, ये पूरा क्या है, साइन का कोण का पार्ट है, तो इसको बोलते हैं हम कला। ठीक है, जब मैं टी का मान 0 रख दूंगा तो ओमेगा टी तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, फाई। इसका मतलब टी बराबर 0 पर इस कण का कला कितनी है, फाई। तो फाई क्या है, टी बराबर 0 समय पर, टी बराबर 0 समय पर कण की कला। ठीक है, ओमेगा क्या है, ओमेगा है कण की कोणीय आवृत्ति, और कण बोल दो चाहे दोलक बोल दो, एक ही बात है। जो दोलन गति कर रहा है उसी कण की बात कर रहे हैं, उस कण की कोणीय आवृत्ति। ठीक है, ये विस्थापन समीकरण आ गया। अब यदि हम इस विस्थापन समीकरण को अवकलन कर दें, हम जानते हैं विस्थापन का अवकलन करने पर क्या आता है, वेग। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेग, कि ऐसे हम कर रहे कण का वेग कितना आएगा, वेग। और वेग का जो नोटेशन है वो कितना लेंगे हम, v लेंगे। ठीक है, जब मैं x का अवकलन कर दूंगा समय के सापेक्ष तो कितना आ जाएगा, वेग। तो वेग का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, वेग बराबर इसका अवकलन, तो a तो पड़ा है, a तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इसका अवकलन कितना हो जाएगा, कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। और अब ओमेगा टी प्लस फाइव का जब अवकलन करूंगा तो कितना आ जाएगा, ओमेगा। ठीक है, तो वेग का फॉर्मूला कितना आ गया मेरे पास, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये है सरल आवर्त गति कर रहे कण का वेग का फॉर्मूला। ठीक है, अब वेग का अधिकतम मान यदि मैं निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा, कि कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका मान अधिकतम कब होगा, इसका मान अधिकतम होता है 1। जब मैं इसका मान 1 रख दूंगा तो v का मान अधिकतम आएगा, तो v मैक्सिमम का मान कितना आएगा, विवेक का अधिकतम मान वो आ जाएगा हमारे पास a ओमेगा। और ये कब मिलेगा, जब कोस ओमेगा टी प्लस फाइव का मान 1 हो जाएगा। तो कभी भी बात करिए, यदि प्रश्न में आपको वेग, कण के वेग का अधिकतम मान दे दिया, इसका मतलब आपको a ओमेगा दिया है। ये बात समझ में आ गई। ये जो मैंने वेग कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है समय के पदों में, किसके पदों में, टी के पदों में। ठीक है, आप कह दिया कि टी बराबर इतने सेकंड पर कण का वेग निकालो, तो आप ये फॉर्मूला निकालेंगे टी के पदों में। ठीक है, यदि मैं इसको एक्स के पदों में लिखना चाहूं तो अब देखो कैसे लिखूंगा, तो वेग v बराबर ए ओमेगा तो पड़ा है, और कोस ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं क्या लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें मैं कोस ओमेगा टी प्लस फाइव या कोस थीटा का मान निकाल लेता हूँ, वो आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर यूँ करेगी ए को यदि मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, तो v बराबर ओमेगा पड़ा है, स्क्वायर रूट में कितना जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। हम जानते हैं विस्थापन समीकरण से ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कण का विस्थापन है, तो इसको ये लिख देते हैं कि वेग v बराबर ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x का मान हमारे पास a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था। ये बात समझ में आ गई। तो ये है वेग का फॉर्मूला किसके पदों में, x के पदों में या स्थिति के पदों में, एक ही बात है, x के पदों में या फिर स्थिति के पदों में। यदि आपको कह दिया कि t बराबर इतने सेकंड पर या फिर आवर्तकाल के आधे समय पर आप कण का वेग निकालो, तो ये फॉर्मूला काम लेंगे। और यदि आप कह दिया कि x बराबर a/2 पर या x बराबर a पर कण का वेग निकालो, तो आप ये फॉर्मूला काम लेंगे। ठीक है, वेग का मुझे अधिकतम मान निकालना है, तो वेग का मान अधिकतम करने के लिए जो राशि घट रही है माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम करना पड़ेगा। इसका मान न्यूनतम कितना हो सकता है, एक्स का मान न्यूनतम 0 हो सकता है, और एक्स का मान 0 कितना कब होगा, ये साम्य स्थिति पर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि माध्य स्थिति पर, ये साम्य स्थिति की बजाय माध्य स्थिति कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, कि माध्य स्थिति पर
और माध्य स्थिति क्या होती है, जहाँ पर x बराबर 0 हो। जब मैं इस फॉर्मूले में x का मान 0 रख दूंगा तो वेग कितना मिलेगा मुझे, अधिकतम मिलेगा। तो वो कितना मिलेगा, ओमेगा, और स्क्वायर रूट में a स्क्वायर है तो वो कितना हो जाएगा a। तो ये वेग का अधिकतम मान है। और ये कब मिलेगा वेग का अधिकतम मान, माध्य स्थिति पर। तो हमें याद रखना है कि माध्य स्थिति पर वेग का मान अधिकतम मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर समय के पदों में भी अधिकतम मान कितना आया था, ए ओमेगा, और स्थिति के पदों से भी अधिकतम मान कितना आ गया, ए ओमेगा। तो ये ए ओमेगा वेग का अधिकतम मान कब मिलता है, हमें याद रखना है कि माध्य स्थिति पर, ठीक है। हमने विस्थापन पढ़ लिया, हमने वेग पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं त्वरण। तीसरा पॉइंट है एसएसएम कर रहे कण का त्वरण। त्वरण का जो नोटेशन है वो हम लेंगे स्मॉल ए, और आयाम का नोटेशन लेंगे हम कैपिटल ए, ठीक है। त्वरण की जो परिभाषा है वो कितनी होती है, ए बराबर dv बटा dt, वेग में परिवर्तन की दर। हमारे पास वेग का फॉर्मूला कितना है, वे बराबर v बराबर ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वेग का फॉर्मूला है। जब मैं इसको अवकलन करूंगा तो ए बराबर ए ओमेगा तो पड़ा है मेरे पास, अब कोस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका अवकलन कितना आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब मैं ओमेगा टी प्लस फाइव का अवकलन करूंगा तो ओमेगा टी का अवकलन हो जाएगा ओमेगा, और फाइव का हो जाएगा 0। तो यहाँ मैं ओमेगा की जब गुणा कराऊंगा तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया एसएसएम गति कर रहे कण के त्वरण का फॉर्मूला, ठीक है। तो यूं लिख सकता हूं मैं, ये त्वरण का फॉर्मूला किसके पदों में आया है, टी के पदों में। आपको कह दिया कि इतने समय पर कण का त्वरण निकालो तो ये फॉर्मूला काम लेंगे। अब यदि कह दिया जाए कि इस स्थिति पर कण का त्वरण निकालो तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में स्थिति के पद लाएंगे। तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वेयर, तो यहाँ क्या बचा, कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये हमारे पास क्या है, कण का विस्थापन। तो मैं यूँ लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वेयर तो पड़ा है, और माइनस में ये माइनस यहाँ लिख दिया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसको मैं क्या लिख देता हूँ, कण का विस्थापन, ठीक है। तो ये हमारे पास त्वरण का फॉर्मूला आ गया। ये किसके पदों में आया है, एक्स के पदों में, एक्स के पदों में। तो एक्स के पदों में त्वरण निकाल लिया हमने, और समय के पदों में त्वरण निकाल लिया। यदि हम मान निकालना चाहें कि त्वरण का अधिकतम और न्यूनतम मान कितना होगा, ठीक है, कि x बराबर 0 की बात करें, x बराबर 0 पर, इसका मतलब माध्य स्थिति पर। तो माध्य स्थिति पर कण का त्वरण कितना होगा, त्वरण हो जाएगा a मिनिमम, क्योंकि माध्य स्थिति पर जब x का मान 0 है, जैसे ही मैं यहाँ पर 0 रखूँगा तो त्वरण कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो x बराबर प्लस माइनस a पर, इसका मतलब अधिकतम विस्थापन पर जब कण अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी पर होता है तो ये स्थिति कहलाती है इसकी चरम स्थिति, एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहलाती है, चरम स्थिति। और चरम स्थिति पर कण माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी पर होता है, और x का अधिकतम मान कितना हो गया हमारे पास, प्लस माइनस a। तो उस स्थिति में कण पर लगने वाला त्वरण कितना होता है, a मैक्सिमम बराबर, जब इसमें मैं a रख दूंगा प्लस माइनस a, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वेयर a, ठीक है। x बराबर 0 पर कण पर कोई त्वरण नहीं है, इसका मतलब माध्य स्थिति पर कण पर कोई बल नहीं लगता। x बराबर प्लस माइनस a पर चरम स्थिति पर त्वरण अधिकतम है, इसका मतलब चरम स्थिति पर कण पर लगने वाला बल भी अधिकतम है। हम इसको इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस पर रेड कलर की जो लाइन दिख रहा है आपको, एरो मार्क, ये है प्रत्यानयन बल, लगने वाला बल। अब देखो, जब ये अधिकतम दूरी पर होता है कण पिंड, ये जो साम्य स्थिति की जो लाइन दिख रही है, इस साम्य स्थिति से अधिकतम दूरी पर यहाँ पहुँचा या फिर यहाँ पहुँचा, उस स्थिति में लाल रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब चरम स्थिति पर जो बल लग रहा है इस पर वो अधिकतम है, और चरम स्थिति पर त्वरण भी इसका क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तो माध्य स्थिति पर कण का जो त्वरण है वो 0, और चरम स्थिति पर कण का जो त्वरण है वो कितना है, अधिकतम, ठीक है। हमने विस्थापन पढ़ लिया, वेग पढ़ लिया और त्वरण पढ़ लिया।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कण की स्थितिज ऊर्जा। कण की स्थितिज ऊर्जा, पॉइंट कैसे डालूं, सॉरी, कण की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल दोलक की स्थितिज ऊर्जा। और इसका जो नोटेशन है वो क्या लूंगा मैं, U। स्थितिज ऊर्जा का नोटेशन कितना लेंगे, U लेंगे, ठीक है। जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है, U बराबर 1/2 kx²। जब स्प्रिंग की लंबाई में या तो x बढ़ोतरी हो या फिर स्प्रिंग की लंबाई में x कमी हो, उस स्थिति में स्प्रिंग में संचित ऊर्जा कितनी हो जाती है, 1/2 kx²। यूँ कहें कि स्प्रिंग को जब x इलोंगेट किया जाए या फिर x कंप्रेस किया जाए तो स्प्रिंग में जो प्रत्यानयन बल लगता है उस बल के द्वारा किया गया कार्य 1/2 x² है, वो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो x विस्थापन कण की दो या फिर दोलक की जो स्थितिज ऊर्जा है वो है 12 kx², और x क्या है हमारे पास, कण का विस्थापन। जब मैं विस्थापन का मान रख दूंगा यहाँ पर तो u बराबर 1/2 के x का मान था a sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो ये हो गया a² sin² ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। हम जानते हैं कि k बराबर m ओमेगा स्क्वेयर, तो u मान कितना आ गया, 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर sin² ओमेगा t प्लस फाइव। ये स्थितिज ऊर्जा के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है x के पदों में, स्थिति के पदों में, और दूसरा है समय के पदों में। सभी फॉर्मूले हम x के पदों में और t के पदों में कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कण की स्थितिज ऊर्जा आ गई, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कण की गतिज ऊर्जा। कण की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, वो कितनी होगी, और उसका जो नोटेशन हम लेंगे के ई, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल के नहीं लेंगे क्योंकि सिंपल के का मतलब हमने यहाँ पर बल नियतांक इसको लिए। गतिज ऊर्जा को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर के ई ही लेंगे, ठीक है। जब कोई कण v वेग से गति कर रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी लिखी जाती है, के ई बराबर 1/2 mv², ठीक है। ये गतिज ऊर्जा का नॉर्मल फॉर्मूला है। और v का फॉर्मूला हम क्या कैलकुलेट किए थे, a ओमेगा कोस ओमेगा t। स्थिति का जब विस्थापन किया हमने, सॉरी स्थिति का अवकलन किया, विस्थापन समीकरण का अवकलन, तो कितना मिला हमें, वेग का फॉर्मूला a ओमेगा कोस ओमेगा t प्लस फाइव। तो जब जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ v का मान रखने पर काइनेटिक एनर्जी मिलती है हमें 1/2 m v बराबर a² ओमेगा स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा t प्लस फाइव। ये है गतिज ऊर्जा, ठीक है। इसके साथ साथ ये गतिज ऊर्जा किसके पदों में आई है, ये गतिज ऊर्जा आई है t के पदों में, t के पदों में, ठीक है। t के पदों में कब आई, जब हमने v का मान t के पदों में रखा, ठीक है। यदि हम गतिज ऊर्जा x के पदों में निकालना चाहें तो v का मान x के पदों में रख दो, और v का मान x के पदों में कौन सा था, यहाँ पर v का मान x के पदों में ये रहा, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। तो जब ओमेगा रखूंगा तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और जब रूट में उसका स्क्वायर करूँगा तो उसका रूट हट जाएगा और वो आ जाएगा a² माइनस x²। और ये है स्थिति गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला किसके पदों में, x के पदों में। ये बात समझ। तो हमने गतिज ऊर्जा को भी समय के पदों में और t के पदों में पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ लेते हैं कुल ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं हम कुल ऊर्जा, जो दोलक है उसकी कुल ऊर्जा, पार्ट 6। कण की कुल ऊर्जा, और कुल ऊर्जा का नोटेशन हम लिखेंगे कैपिटल E, ठीक है। कुल ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है, कैपिटल E बराबर गतिज ऊर्जा,
और गतिज ऊर्जा को हम क्या लिख रहे हैं, के ई, सॉरी, कुल ऊर्जा का जो नोटेशन है वो ई है हमारे पास। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का नोटेशन कितना है, यू। तो कुल ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिया है एक्स के पदों वाला, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी एक्स के पदों वाला लूंगा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला एक्स के पदों में कितना है मेरे पास, 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर, और के का मान लिख देता हूँ m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा ई का मान कितना निकल कर आएगा, यहाँ से मैं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा कराऊंगा, तो माइनस में 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, वो इसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये आ गई कण की कुल ऊर्जा। आप ध्यान दें कि कण की कुल ऊर्जा समय पर भी निर्भर नहीं करती और कण की कुल ऊर्जा एक्स पर भी निर्भर नहीं करती। इसका मतलब जो सरल आवर्त गति कर रहा है, एसएसएम गति कर रहा है, उस कण की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो मैं ये लिख देता हूं कि कुल ऊर्जा समय व स्थिति के साथ अपरिवर्तित रहती है, समय व स्थिति के साथ अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब कण की कुल ऊर्जा वो क्या है, नियत है। कण की कुल ऊर्जा नियत रहती है, कण की कुल ऊर्जा नियत रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विभिन्न ग्राफ। जो हमने समीकरण ली थी, विस्थापन समीकरण, x बराबर a साइन ओमेगा टी, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। उसमें हम सुविधा के लिए फाई का मान 0 कर रहे हैं। फाई क्या था, t बराबर 0 पर कण का कला है, उस कण की कला को हम 0 ले रहे हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि कण t बराबर 0 पर मूल बिंदु से या फिर साम्य अवस्था माध्य स्थिति x बराबर 0 से गति करना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम फाई का मान 0 ले लिया। ये हमारा विस्थापन और समय का संबंध है, या फिर कण की स्थिति x है और समय t है, विस्थापन t के पदों में। इसको हम ये कह सकते हैं कि स्थिति और समय में संबंध है। जब हम इस समीकरण को प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इस समीकरण का, तो वो ये निकल कर आता है। ये यहाँ पर ये विस्थापन है, ये वाई एक्स पर हमने विस्थापन x लिया है और x पर हमने क्या लिया है, समय t लिया है। तो t बराबर 0 पर x का मान कितना आ जाता है, 0। इसका मतलब कण t बराबर 0 पर विस्थापन भी कितना है उसका, 0। और कण का जो अधिकतम विस्थापन है माध्य स्थिति से, वो कितना है, इसके आयाम a के बराबर। तो ये जो a है वो आयाम a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और साइन ओमेगा टी है, इसका मतलब ये साइन का हमने ग्राफ बना दिया। तो ये एसएसएम कर रहे कण की विस्थापन या फिर स्थिति और समय का ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ है वेग समय ग्राफ। वेग का नोटिस हमने v लिया था और समय का t, ये तो हो गया वी टी ग्राफ। और दूसरा वेग स्थिति ग्राफ, वेग v और स्थिति x। तो हम नेक्स्ट ग्राफ है हमारे वी टी ग्राफ और वी एक्स ग्राफ। ये जो ग्राफ है एक दीर्घवृत्त दिख रहा है आपको, ये वी एक्स ग्राफ है, और ये जो आपको कोस का ग्राफ दिख रहा है ये वी टी का ग्राफ है, ठीक है। अब ये कैसे बने, हमने वेग के दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो पढ़ा था समय के पदों में, जो समय के पदों में वेग का फॉर्मूला था वो ये था, v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा टी। मैं यहाँ पर फाई का मान 0 ले रहा हूँ सुविधा के लिए। और वेग का फॉर्मूला जो x के पदों में था वो ये था, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वेग का अधिकतम मान कब होगा, जब कोस ओमेगा टी का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। जब समय का मान 0 होगा तो कोस ओमेगा टी का मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है।
और जब cos 0 का मान 1 होगा तो v का मान अधिकतम मिल जाएगा, और वो कितना होगा ओमेगा। तो v का मान अधिकतम कितना है, a ओमेगा है, तो ये अधिकतम मान है v का, और वो मान कितना है a ओमेगा। इसका मतलब वेग का आयाम कितना है, ये a ओमेगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ का ये जो आयाम है वो कितना है a ओमेगा। a ओमेगा कण का अधिकतम वेग होता है माध्य स्थिति पर x बराबर 0 पर। ठीक है, तो ये है वेग और समय में ग्राफ। वेग और स्थिति में ग्राफ के लिए हमने ये वेग स्थिति संबंध ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। तो v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हट गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बटा a ओमेगा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर बराबर 1। ये आप जब टर्म को रीअरेंज करेंगे तब ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, v स्क्वायर बटा a ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा a स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये जो समीकरण है वो एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। ठीक है, इसका मतलब वेग और स्थिति में यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको दीर्घवृत्त मिलेगा। इसको याद रखने का तरीका थोड़ा हिंट बता देता हूँ। x का अधिकतम मान कितना है a, कैसे, जैसे आपने x का ये ग्राफ बनाया था t के साथ, तो इसमें x का अधिकतम मान कितना मिल रहा था a, तो एक टर्म तो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दूसरी वेग का स्क्वायर, तो बट्टा में वेग का अधिकतम मान कितना है हमारे पास, ये a ओमेगा। वेग का अधिकतम मान कितना है a ओमेगा, तो वेग का स्क्वायर बटा a ओमेगा का स्क्वायर, ये दोनों टर्म का जो सम है वो कितना आता है 1। ये समीकरण किसकी है, दीर्घवृत्त की। तो x एक्स पर जो x का अधिकतम मान है वो कितना आता है a, तो x का जो अधिकतम मान कितना है a, तो ये जो दूरी है वो है a, और वेग अक्ष पर वेग का अधिकतम मान कितना है a ओमेगा, तो ये जो दूरी कितनी होगी a ओमेगा। तो ये दोनों ग्राफ हो गए, वेग समय ग्राफ और वेग स्थिति ग्राफ। ये बात समझ आ गई आपकी। आपको ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए यदि वेग और स्थिति में ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कैसा मिलेगा, तो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं समय और त्वरण का ग्राफ एवं वेग और स्थिति और त्वरण का ग्राफ। ठीक, लिख देता हूँ, समय त्वरण, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ त्वरण समय AT ग्राफ तथा त्वरण एवं स्थिति ग्राफ AX ग्राफ। ये क्या हो गया, त्वरण समय ग्राफ, और ये हो गया त्वरण स्थिति ग्राफ। तो जब त्वरण समय ग्राफ पढ़ रहे हैं तो हमें त्वरण का समय के पदों में फॉर्मूला चाहिए, और त्वरण का जो समय के पदों में फॉर्मूला कितना था, वो ये था a बराबर माइनस a ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा t। फाई को मैं 0 ले रहा हूँ सुविधा के लिए, और ax ग्राफ के लिए हम a को x के पदों में फॉर्मूला चाहिए, वो क्या था, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वेयर x। ठीक है, a का जो ग्राफ है वो साइन के पदों में मिले, साइन के टर्म फॉर्म में मिलेगा। कैसे, साइन का ग्राफ आपको ऐसे मिलता था, यहाँ पर माइनस होने के कारण ये जो त्वरण का आपको ग्राफ मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा। ठीक, वास्तव में साइन का ग्राफ तो ये है, परंतु इस माइनस के कारण ये जो माइनस साइन ओमेगा टी का ग्राफ इस प्रकार से मिल जाएगा। इसके साथ इसका जो अधिकतम मान है, त्वरण का अधिकतम मान कितना है, a ओमेगा स्क्वायर, ये कहलाता है त्वरण का आयाम। त्वरण का अधिकतम मान कितना है, a ओमेगा स्क्वायर, ये है माइनस का a ओमेगा स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा त्वरण और समय का ग्राफ। अब हम पढ़ रहे हैं त्वरण और स्थिति में ग्राफ। पता चल रहा है कि त्वरण है वो स्थिति के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब एक सीधी रेखा मिलेगी, परंतु उस सीधी रेखा की ढाल कितनी है, ओमेगा स्क्वायर। ये जो सीधी रेखा मिल रही है आपको, इस रेखा की ढाल कितनी है, ढाल है यहाँ पर ढाल बराबर ओमेगा स्क्वायर। इसको मैंने y बराबर mx से कंपेयर किए, y बराबर mx, तो m का मान जो ढाल है ओमेगा स्क्वायर। तो परिमाण तो ओमेगा स्क्वायर है, परंतु ये ढाल क्या है, नेगेटिव। ढाल क्या है, नेगेटिव ढाल है। इसका मतलब ये जो कोण है वो कितना मिलेगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, और यदि ये ढाल प्लस में ओमेगा स्क्वायर होती तो आपको ग्राफ इस प्रकार से मिलता डायरेक्ट, है ना।
परंतु ये ढाल माइनस होने के कारण ये वाई एक्स से इधर चली गई और ये इस प्रकार से आपको एक सीधी रेखा मिलती है। तो ये है त्वरण और स्थिति का ग्राफ और ये है त्वरण का समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ के लिए हमें त्वरण और समय का रिलेशन चाहिए और त्वरण स्थिति ग्राफ के लिए हमें त्वरण और स्थिति का ग्राफ चाहिए। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख देता हूँ आपको, जो कई एग्जाम्स में पीछे पूछा हुआ है और ये मैंने PYQ के रूप में आपको चैनल पर शेयर किया था टेलीग्राम पर। नोट ये है, वेग, त्वरण तथा स्थिति में कलांतर। हमने स्थिति या फिर विस्थापन का समीकरण क्या पढ़ा, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, फाइव को आप जीरो भी ले सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि फाइव आप लें। हम समझने के लिए एक जनरल समीकरण लिख रहे हैं तो ए साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने वेग का फॉर्मूला क्या पढ़ा कि v बराबर ए ओमेगा और कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आपने त्वरण का फॉर्मूला क्या पढ़ा, त्वरण ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इन तीनों को फॉर्मूलों को आप देखकर पता चल रहा होगा आपको, ये तो है विस्थापन का या फिर स्थिति का और ये है त्वरण का। इन दोनों में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ रहा है। इसका आयाम a है, इसका आयाम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है। ये जो यहाँ धनात्मक चिन्ह आ रहा है, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, ये दर्शाता है कि विस्थापन तथा त्वरण में जो कलांतर कितना होता है, पाई। क्यों? क्योंकि x तो क्या है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और y क्या है, सॉरी त्वरण क्या है, नेगेटिव x डायरेक्शन में। एक तो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। इसका मतलब इन दोनों में कलांतर कितना हुआ, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो कलांतर हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये मैं लिख देता हूँ कि स्थिति या फिर विस्थापन लिख देता हूँ मैं इसको, विस्थापन तथा त्वरण, विस्थापन जिसका नोटेशन x तथा त्वरण जिसका नोटेशन है a, इनमें कलांतर कितना है, कलांतर एक में तो पॉजिटिव है और दूसरे में नेगेटिव है। दोनों में साइन साइन आ रहा है, साइन के फंक्शन आ रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव से कलांतर कितना हो गया, कलांतर पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री। दोनों कलांतर 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। दूसरी बात करें हम कि विस्थापन और वेग में कलांतर कितना है। विस्थापन और वेग दोनों में क्या आ रहा है, धनात्मक चिन्ह आ रहा है, परंतु यहाँ पर साइन की टर्म आ रही है, यहाँ पर कोस की टर्म आ रही है। तो साइन और कोस में जो कलांतर होता है वो होता है 90 डिग्री का। तो ये लिख सकते हैं हम विस्थापन x तथा वेग v में कलांतर। विस्थापन और वेग में कलांतर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब पाई बटा 2 रेडियन या फिर 90 डिग्री है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट ये है कि x और a में कलांतर है पाई, x और v में कलांतर है पाई बटा 2। इसका मतलब v और a में कलांतर कितना होगा, पाई बटा 2। तो मैं ये लिख देता हूँ, पाई बटा 2 भी लिख सकते हो आप, इसको 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हो। तो वेग और त्वरण का कलांतर कितना हो गया, वेग v तथा त्वरण a में कलांतर कितना होगा, वेग v और त्वरण a में कलांतर कितना हो जाएगा, पाई बटा 2 रेडियन या 90 डिग्री। 90 डिग्री भी कह सकते हैं, 270 डिग्री भी कह सकते हैं, एक ही बात है। पाई बटा 2 रेडियन बोल दो या 3 पाई बाई 2 रेडियन बोल दो। तो ये कलांतर हो गया
वेग और त्वरण में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट 4, ऊर्जा समय ग्राफ या फिर ऊर्जा समय ग्राफ तथा ऊर्जा स्थिति ग्राफ। ऊर्जा समय ग्राफ या ऊर्जा स्थिति ग्राफ, हम दोनों को ही पढ़ेंगे यहाँ पर। ऊर्जा समय ग्राफ मतलब ऊर्जा का समय के साथ, और ऊर्जा स्थिति ग्राफ मतलब ऊर्जा का स्थिति के साथ। यहाँ पर ऊर्जा के लिए हम कौन सी ऊर्जा लेंगे? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा, तीनों लेंगे। हमने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा है, वो ये थे कि काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर 1/2 m v², और v का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो v² कितना हो जाएगा? a² ओमेगा स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी, और फाइव को मैं क्या ले रहा हूँ? 0 ले रहा हूँ। ये तो हो गया गतिज ऊर्जा और समय में संबंध। गतिज ऊर्जा और स्थिति में संबंध हमने क्या पढ़ा था? 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर a² माइनस x²। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का समय के साथ और गतिज ऊर्जाओं का स्थिति के साथ ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो यदि हम ग्राफ बनाएं, ये है गतिज ऊर्जा और ये स्थिति। स्थिति यहाँ पर x का मान 0 है, यहाँ पर x का मान +a और यहाँ पर x का मान -a। यहाँ पर पता चल रहा है जब x का मान 0 होगा तो घटने वाली राशि 0 होगी, तो गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाएगा, और वो होगा 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर a²। इसका मतलब x बराबर 0 पर गतिज ऊर्जा का मान मिलेगा आपको अधिकतम, यहाँ पर ये, और इसका मान कितना है? 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर a²। जब x का मान +a और x का मान -a होगा तो x² कितना हो जाएगा? a², और ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा का मान 0। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0। तो ग्राफ इस प्रकार से प्रवलयाकार ग्राफ, पैराबोला ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम बना रहे हैं गतिज ऊर्जा का समय के साथ ग्राफ। ये समय और ये गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। कोस ओमेगा टी का फैक्टर आ रहा है, तो कोस ओमेगा टी में तो टर्म एक बार प्लस में जाती है और एक बार माइनस में जाती है। कोस स्क्वायर ओमेगा टी में सारे पद क्या रहेंगे? प्लस के रहेंगे। तो गतिज ऊर्जा का समय के साथ ग्राफ बनाएं तो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का जो अधिकतम मान है वो कितना प्राप्त होता है? जैसा यहाँ मिल रहा था 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर a²। ये तो हो गया गतिज ऊर्जा का स्थिति के साथ, ये हो गया गतिज ऊर्जा का समय के साथ। आप ध्यान दें तो स्थिति x का मान -a भी होता है, x का मान +ba भी होता है, तो ये दोनों तरफ ग्राफ बना। समय का मान माइनस नहीं होता तो इधर ग्राफ नहीं आता, ग्राफ केवल धनात्मक समय के लिए बनेगा। ये हमने गतिज ऊर्जा का समय के साथ और स्थिति के साथ ग्राफ बना लिया। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला कितना था हमारे पास? u बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर x²। ये तो था स्थितिज ऊर्जा का स्थिति के साथ संबंध, और स्थितिज ऊर्जा का जो समय के साथ संबंध था ये 1/2 m ओमेगा स्क्वेयर a² sin² ओमेगा टी। यहाँ पर फाई का मान मैं अगेन सिंप्लिसिटी के लिए 0 ले रहा हूँ। जब ये ग्राफ बनाऊंगा तो u समानुपाती x², जब x का मान 0 होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? 0। ये ग्राफ बनेगा, x का मान यहाँ पर 0 है, x का मान +a भी होगा, x का मान -a भी होगा। ठीक है, x का मान जब 0 है तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? 0, और x का मान जब +a है और -a है तो वहाँ पर a² हो जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये ग्राफ बन जाएगा स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, तो ये मान कितना है? जब x का मान +a है और x का मान -a है
तो ये जो एनर्जी का लेवल है वो कितना आएगा, यहाँ पर प्लस ए या माइनस ए रखेंगे तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा, तो यू मान आ जाएगा यू बराबर, या फिर यू ये मैक्सिमम मान है तो यू मैक्सिमम बराबर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स के स्थान पर हमने प्लस माइनस ए रखा तो वो हो गया ए स्क्वायर। ये ग्राफ है स्थितिज ऊर्जा और एक्स का। अब हम यदि स्थितिज ऊर्जा और समय के साथ ग्राफ बनाएंगे तो समय तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो इस ग्राफ में LHS पार्ट नहीं है, केवल RHS पार्ट ये है स्थितिज ऊर्जा का समय के साथ ग्राफ। यहाँ पर साइन ओमेगा टी आ रहा है तो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, सॉरी हमने ये ग्राफ गलत बना दिया, क्योंकि कोस ओमेगा टी का ग्राफ किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार से। यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट था कोस के टर्म में, ये नेगेटिव पार्ट ये क्या हो जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर होगी तो नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव होगी, इस प्रकार से। अब यदि हम साइन का ग्राफ बनाएं तो साइन का ग्राफ बनता है इस प्रकार से, तो साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ये स्थितिज ऊर्जा का समय के साथ ग्राफ, ये स्थितिज ऊर्जा का स्थिति के साथ ग्राफ, ठीक है। अब हम यदि इन स्थितिज ऊर्जा को समय के साथ ग्राफ और स्थिति के साथ ग्राफ दोनों को मर्ज करें तो हमें एक इस प्रकार से ग्राफ मिलता है। ये तो है ऊर्जा और ये स्थिति, इसका मतलब x, और ये है ऊर्जा और समय, इसका मतलब t। ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ये तो दर्शा रही है पोटेंशियल एनर्जी को, स्थितिज ऊर्जा को, और जो येलो लाइन है वो है गतिज ऊर्जा को। सेम यहाँ पर है, येलो लाइन गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ब्लू लाइन है वो स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है। आप ध्यान दें कि जैसे जैसे गतिज ऊर्जा कम हो रही है वैसे वैसे स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, और जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है वैसे वैसे गतिज ऊर्जा कम हो रही है। तो कुल मिलाकर जैसा हमने देखा कि कुल ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। तो यहाँ पर एक ऊर्जा बढ़ रही है तो दूसरी ऊर्जा घट रही है। आप कोई सा पॉइंट ले लें, ये जो बिंदु है ना, यहाँ पर x का मान है +a और यहाँ पर x का मान है -a। ये दोनों बिंदु कहलाते हैं सरल आवर्त गति की चरम स्थितियाँ, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ SHM, ठीक है। और ये जो स्थिति है यहाँ पर x का मान 0 है, ये कहलाती है माध्य स्थिति। तो माध्य स्थिति पर देखें तो स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है और गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, और अधिकतम मान ये कितना होगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। यदि हम चरम स्थितियों की बात करें तो चरम स्थितियों पर जाकर कण एक बार के लिए रुक जाता है, तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो ये ग्राफ इस प्रकार से बन गया, और जो स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम हमने मान निकाला था वही कितना था, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। ये हमने ऊर्जा का समय के साथ ग्राफ बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो योग है कुल ऊर्जा, यदि हम कुल ऊर्जा ग्राफ बनाएंगे तो वो कुल ऊर्जा ग्राफ बनेगा इस प्रकार से। कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, एक कांस्टेंट रहती है, तो हमने एक सीधी रेखा बना दी। यहाँ पर भी कुल ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं रहती, कुल ऊर्जा नियत रहती है, और नियत कुल ऊर्जा का मान कितना होता है, यही होता है कि 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बात समझ आ गई होगी। अब एक आपको नोट लिखवा देता हूँ, वो नोट ये है, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है। देखिए आप, हमने स्थिति का और वेग का जो ग्राफ बनाए थे वो इस प्रकार से एक आवर्तकाल में या फिर कैपिटल T समय में एक चक्कर पूरा कर रहे हैं, ठीक है। परंतु जब हम ऊर्जा का ग्राफ बना रहे हैं समय के साथ, जितने समय में स्थिति एक चक्कर पूरा कर रही थी उतने समय में ऊर्जा 2 चक्कर पूरे कर लिए। कैसे, स्थिति का तो यहाँ पर एक चक्कर खत्म हो रहा था, इस स्थिति पर यदि हम x का ग्राफ बनाएं तो x इस प्रकार से था, ठीक है। और यदि हम ऊर्जा का ग्राफ बनाएं तो गति ऊर्जा की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एक चक्कर पूरा हो गया गतिज ऊर्जा का, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ एक चक्कर पूरा हो गया। जितने समय में
स्थिति और वेग एक चक्कर पूरा कर रहे हैं अपना, उतने समय में ऊर्जा 2 चक्कर पूरा कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपके सरल आवर्त गति की आवृत्ति यदि f है तो ऊर्जा के परिवर्तन की आवृत्ति कितनी हो जाएगी 2f, क्योंकि उतने ही समय में चक्कर डबल पूरा कर रही है दोनों ऊर्जाएं। तो यूँ लिख सकते हैं कि SHM में, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, SHM में ऊर्जा के परिवर्तन की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, तो वो है ये SHM में आवर्ती या कण की आवृत्ति लिख देता हूँ मैं। SHM में कण की आवृत्ति कितनी है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति, या फिर रेखीय आवृत्ति की बात करें तो f रेखीय आवृत्ति है। तो ऊर्जा के परिवर्तन की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, ऊर्जा के परिवर्तन की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, ऊर्जा के परिवर्तन की आवृत्ति ये कितनी हो जाएगी 2 ओमेगा कोणीय आवृत्ति, और रेखीय आवृत्ति की बात करें तो 2f हो जाती है या फिर होती है। ऐसा आपने कहाँ देखा है कि इनपुट की आवृत्ति यदि f है तो आउटपुट की आवृत्ति 2f है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखें कि यदि इनपुट की आवृत्ति f है तो आउटपुट की आवृत्ति 2f हो जाती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट नोट था। अब मैं ये इस ग्राफ को मैं दोबारा बनाऊं और एक चीज़ और समझा देता हूं आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी हुई है आपको। ये तो है ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भी हो सकती है और स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है, और ये है x, ऊर्जा स्थिति ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये तो स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ है और ये है गतिज ऊर्जा का ग्राफ, ठीक। ये स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ और ये है गतिज ऊर्जा का ग्राफ। यहाँ पर x का मान कितना है, x बराबर -a, और यहाँ पर x का मान कितना है, x बराबर +a। ये दो बिंदु वो हैं, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, जहाँ पर दोनों ग्राफ आपस में काट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बराबर हैं। इन दोनों बिंदुओं पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या है, बराबर है। ये जो बिंदु है वो है x बराबर -a/√2 और ये है x बराबर +a/√2, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं पर दोनों ऊर्जाएं बराबर है। यदि कुल ऊर्जा E है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E/2, और स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E/2। कुल ऊर्जा कितनी है यहाँ पर, ये कुल ऊर्जा का ग्राफ हम बनाए थे पिछले डायग्राम में। कुल ऊर्जा का ग्राफ, ये मान E बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर है। तो x बराबर +-a/2 पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का मान बराबर तो होता ही है, और ये मान हो कितना जाएगा, कुल ऊर्जा का आधा, क्योंकि दोनों का योग कुल ऊर्जा है, दोनों बराबर है, इसका मतलब कुल ऊर्जा का आधा आधा हो गई। तो ये हम लिख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर, x बराबर +-a/√2 पर बराबर होती है गतिज ऊर्जा के, कहाँ पर, x बराबर +-a/√2 के, और इनका मान कितना होता है, कुल ऊर्जा का मान ये होता है, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं पर इन ऊर्जाओं का मान कितना हो जाएगा, कुल ऊर्जा का आधा, तो 1/2 का आधा हो गया 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट नोट है, कई बार पूछ लिया जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम। ये एक स्पेशल निकाय होता है, सिस्टम होता है। इस सिस्टम में ये जो स्पॉट है ये रिजिड होता है, ये हिलता नहीं अपने स्थान से, और एक हम पतली डोरी इनएक्सटेंसिबल अवितान्य, जिसकी लंबाई परिवर्तित नहीं होती है, एवं बिल्कुल पतली कि इसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है। एक ऐसी डोरी से हम एक बिंदु द्रव्यमान बना लेते हैं या बिंदु द्रव्यमान जोड़ देते हैं, लटका देते हैं। ये जो निकाय है वो क्या कहलाता है, सरल लोलक, ठीक है। इस सरल लोलक को मैं यहाँ पर लाके छोड़ देता हूँ, तो इस प्रकार से ये अपनी इस माध्य स्थिति इक्विलिब्रियम पॉइंट के दोनों तरफ इस प्रकार से गति करता है,
ठीक है। और ये गति क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति। इस द्रव्यमान m, इसकी गति ये क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति। ये जो आप बॉब लटका रहे, सस्पेंड कर रहे हैं, इस बॉब का मास कितना है? m। और जो स्ट्रिंग ली है आपने अवितन्य लंबाई डोरी, इस डोरी की लंबाई कितनी है? l। ठीक है। l लंबाई की धागे से आपने m द्रव्यमान को बांध दिया, और जब इस लोलक को यहाँ लाकर आप जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ से ये इधर गति करेगा, एक बार यहाँ पहुँचेगा, फिर रुक जाएगा यहाँ पर, फिर वापस यहाँ पर जैसे ही आगे चलेगा यहाँ से तो इसका वेग बढ़ता है, और यहाँ पर इसका वेग अधिकतम होता है। जैसे ही आगे चलेगा वेग वापस घटता है और यहाँ आकर वापस रुक जाता है। तो यहाँ एक चक्कर पूरा कर लिया इसने, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, एक चक्कर पूरा करने में इसका जो समय लगता है वो कहलाता है आवर्तकाल। तो इस सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, उसका फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे। आवर्तकाल T बराबर 2 पाई रूट में L/G। T बराबर 2 पाई रूट में L/G। इसको याद रखने का तरीका क्या बता देता हूँ मैं। T फॉर टेलीविज़न, और टेलीविज़न किस कंपनी का है? LG कंपनी का। कन्फ्यूज़न ये रहता है पेपर में कि L डिवाइड में है या फिर G डिवाइड में है। तो आप याद रखें कि टेलीविज़न LG का है तो स्क्वायर रूट ऑफ L/G। ये बात समझ आ गई होगी। ये आपके सरल लोलक का आवर्तकाल है। इससे ये पता चल रहा है कि जो लोलक का जो टाइम पीरियड है वो लंबाई पर किस प्रकार के निर्भर कर रहा है? T समानुपाती रूट L। ठीक है। इसका मतलब आप इस धागे की जितनी लंबाई बढ़ाते जाएंगे आवर्तकाल बढ़ता जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से आप जैसे ही छोड़ेंगे तो यहाँ तक आने में समय ज़्यादा लगेगा। जैसे ही समय ज़्यादा लगेगा इसका मतलब दोलन धीरे होने लग जाएंगे। समय ज़्यादा लगने का अर्थ ये हुआ कि दोलन धीरे होंगे, ठीक है। और आवर्ती ज़्यादा होने का अर्थ ये हुआ कि दोलन तेजी से होंगे। तो T समानुपाती रूट L, यदि लंबाई 4 गुनी कर देवें तो आवर्तकाल दुगुना हो जाता है। लंबाई आप 16 गुनी कर देवें तो आवर्तकाल 4 गुना हो जाता है। तो T समानुपाती रूट L होता है, ठीक है। और यहाँ से पता चल रहा है कि T समानुपाती 1/√G। अब हम जानते हैं G तो चेंज नहीं होता। अब G चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लेनेट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। L चेंज करने के लिए आपने धागा चेंज कर लिया, अब G चेंज करने के लिए प्लेनेट चेंज करना पड़ेगा। तो इससे प्रश्न कैसे बनेगा? एक बार पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर आवर्तकाल आपको T1 दे देंगे। दूसरी बार इसी पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाता है? चंद्रमा पर जो G मून है वो G अर्थ का छठा भाग है, तो वहाँ पर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? T मून बराबर √6G T अर्थ, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वहाँ पर इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? √6 गुना हो जाएगा पृथ्वी के आवर्तकाल का, ठीक है। तो √L के समानुपाती और √G के व्युत्क्रमानुपाती, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। तो ध्यान रखने योग्य ये बात है, प्रश्न ये आता है कि यदि टाइम पीरियड T है तो यदि m द्रव्यमान को 2m कर दें, दुगना कर दें, आधा कर दें, 4 गुना कर दें तो इसके आवर्तकाल पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर ये है कि आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आवर्तकाल T है वो द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता। यदि चाहे आप 2 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका दो, चाहे 4 किलोग्राम का लटका दो, यदि डोरी की लंबाई सेम है तो उस सिंपल पेंडुलम का टाइम चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसमें एक नोट लिखवा देता हूँ। एक होता है सेकंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का एक विशेष प्रकार है सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम में जो डोरी की लंबाई होती है वो होती है 1 मीटर, तथा इसका जो आवर्तकाल होता है वो होता है 2 सेकंड। याद रखेंगे आप, जब भी आपको डोरी की लंबाई 1 मीटर दे दें प्रश्न में तो आवर्तकाल 2 सेकंड निकाल देना है आपको। और जब आपको आवर्तकाल 2 सेकंड दे दें तो आप डोरी की लंबाई 1 मीटर लिख देंगे। ये एक विशेष प्रकार का पेंडुलम है, इसको बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। इसमें डोरी की लंबाई तो 1 मीटर की जाती है,
और पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ठीक है, इसके उदाहरण जैसे आपको कह दिया कि कोई बालक, एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, कोई बालक झूला झूल रहा है, ये सपोज दैट ये कोई रिजिड स्पॉट है, यहाँ से ये झूला है, इस झूले पर बालक बैठा है, पहले बालक बैठा है, ये पैर लटका रखे हैं। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है एल लंबाई ये है, ये जो द्रव्यमान m है इसके द्रव्यमान के अंदर से ली जाती है। ठीक है, ये पहले लंबाई l है, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, t बराबर 2π√L/g। जैसे ये बालक खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे ये बालक खड़ा होगा तो द्रव्यमान के अंदर पहला तो यहाँ था, उसके बाद द्रव्यमान के अंदर ऊपर शिफ्ट हो गया, द्रव्यमान के अंदर आ गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे द्रव्यमान के अंदर यहाँ आएगा तो ये लंबाई यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम। जब लंबाई यहाँ से मेजर करेंगे तो लंबाई क्या होगी, कम हो गई। तो जैसे ही झूला झूलता हुआ बालक खड़ा हो जाता है तो उसके सिंपल पेंडुलम का जो सिस्टम था उसकी लंबाई कम हो जाती है, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, t घट जाता है तथा दोलन तेजी से होते हैं। आवर्तकाल घट जाएगा, इसका मतलब एक चक्कर पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में कम समय लगेगा, तो दोलन तेजी से होते हैं। बात समझ आएगी। इसी पर द्रव्यमान केंद्र के बेस पर ही नया एक प्रश्न बनता है। वो प्रश्न ये है, ये एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, उसमें क्या था, एक खोखला गोला लटकाया हुआ है। ठीक है, और खोखले गोले में क्या भरा हुआ है, एक द्रव भर दिया। ठीक है, अब खोखले गोले से द्रव क्या करने हो गया, रिसने लग गया, आपने इसमें छेद करके द्रव नीचे गिरने लग गया। जब द्रव का गोला भरा हुआ है तो इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ है, तो लंबाई है इसकी ये। ठीक है, जब ये खाली होगा या फिर द्रव गिरने लग जाएगा तो इसका जो द्रव है वो नीचे आएगा। जैसे द्रव नीचे आता है तो इस पूरे गोले का जो द्रव्यमान केंद्र है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, सपोज दैट इसमें पानी यहाँ तक बचा है, ये आधा खाली हो गया, तो इसका द्रव्यमान केंद्र आ गया यहाँ पर। द्रव्यमान केंद्र यहाँ आ गया तो इस पेंडुलम की लंबाई कितनी होगी, L2, पहले L1 थी, उसके बाद L2 हो गई। यहाँ पर टाइम पीरियड इसका T1 है, यहाँ पर टाइम पीरियड इसका T2 हो गया। ठीक है, ये आधा खाली हो गया। इसके बाद ये रिश्ता पूरा खाली हो जाता है, ये गोला पूरा खाली हो जाता है। जब पूरा खाली हो जाता है तो द्रव्यमान केंद्र वापस यहाँ आ जाएगा, और द्रव्यमान केंद्र यहाँ आ जाएगा तो लंबाई कितनी हो जाएगी, L3, और आवर्तकाल कितना हो गया, T3। हमें पता है कि L1 और L3 दोनों क्या है, बराबर है। चूँकि L1 बराबर L3 है तो T1 बराबर T3, क्योंकि आवर्तकाल लंबाई पर ही निर्भर कर रहे हैं, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहे। तो लंबाई पहली स्थिति में और तीसरी स्थिति में बराबर है, तो आवर्तकाल भी दोनों के बराबर हो गए। L2 है वो बड़ी है L1 से और L3 से। इसका अर्थ ये हुआ कि T2 बड़ा है T1 से और T3 से। इसका अर्थ ये हुआ, यदि किसी खोखले गोले में कोई द्रव भरा हुआ है, यदि गोले के नीचे छेद करके वे द्रव गिरना प्रारंभ कर देता है तो आवर्तकाल एक बार तो बढ़ता है, उसके बाद वापस घटता है। तो आवर्तकाल एक बार घटता है, वह पुनः बढ़कर कितना हो जाता है, T3 है वो T1 के बराबर है, पुनः बढ़कर प्रारंभिक आवर्तकाल के बराबर हो जाता है। प्रारंभिक आवर्तकाल के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय, स्प्रिंग मास सिस्टम। इसमें ये एक स्प्रिंग है, ये किसी दृढ़ आधार से लटकी हुई है, बंधी हुई है। इस स्प्रिंग की वास्तविक लंबाई ये है, इसको बोलते हैं अनस्टेड स्प्रिंग। इसको स्ट्रेच नहीं किया हुआ है, ना ही कंप्रेस किया हुआ है। इसकी ये जो लंबाई है प्राकृतिक लंबाई है। जैसे ही आप इस पर एक कोई द्रव्यमान लटकाते हैं तो इस
स्प्रिंग की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लेते हैं स्प्रिंग की लंबाई कितनी बढ़ गई, S0। क्यों, क्योंकि इस स्प्रिंग पर आपने भार लगा दिया, तो इसने क्या लगाया, स्प्रिंग पर नीचे बल लगाया है, और बल कितना लगाया है, द्रव्यमान यदि mg है तो भार कितना है, mg। ठीक है, तो अब इस स्प्रिंग पर बल कितना लगेगा, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग को यदि x खींचा जाए तो बल कितना लगता है, kx, विपरीत दिशा में। यहाँ पर स्प्रिंग को S0 खींचा गया है तो बल कितना होगा, KS0। यहाँ पर K इस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक है। ठीक है, जैसे हम पीछे बल नियतांक पढ़ रहे थे, यहाँ पर स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक है। जैसे हम इस द्रव्यमान को लटकाते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और स्प्रिंग रुक जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर नीचे लगने वाला बल और इस स्प्रिंग में ऊपर लगने वाला प्रत्यानयन बल दोनों बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि नीचे बल कौन सा लग रहा है, mg, और ऊपर बल कौन सा लग रहा है, KS0। ठीक है, इस स्थिति में स्प्रिंग नियतांक कितना आ गया, mg बटा S0। आपसे इस फॉर्मूले से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी स्प्रिंग पर 2 किलोग्राम भार लटकाने पर उसमें इतने सेंटीमीटर की लंबाई वृद्धि हो जाती है, तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक ज्ञात करें आप, है ना। तो ये फॉर्मूला काम लेंगे कि mg भार नीचे लग रहा है तो KS0 बल ऊपर लग रहा है, इन दोनों को बैलेंस करेंगे, यहाँ से स्प्रिंग नियतांक K निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्प्रिंग को y विस्थापन देकर नीचे खींचकर छोड़ रहे हैं। ठीक है, y विस्थापन या फिर अधिकतम खींचकर छोड़ देते हैं, तो ये एक y स्थिति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। खींचकर जहाँ तक, सपोजिट आप यहाँ तक खींचकर छोड़े हो, तो ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, इस इनके दो SHM होंगे, इन SHM का आयाम होगा। ठीक है, तो ये किसी y स्थिति पर चर्चा की गई है। हम खींच कर जैसे ही छोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये स्प्रिंग क्या करने लगेगी, इस प्रकार से, ये इसकी माध्य स्थिति है, तो इस माध्य स्थिति के दोनों तरफ इस प्रकार से सरल आवर्त गति करेगी। ठीक है, और इस सरल आवर्त गति का जो आवर्तकाल होगा वो होगा t बराबर 2 पाई रूट में m बटा के। ठीक है, t बराबर 2 पाई रूट में m बटा के। दोलन के केस में तो टीवी किस कंपनी का था, LG का। यहाँ पर टीवी है MK का, MK से मैं याद रखता हूँ मनोज कुमार। ठीक है, तो हमें बस याद रखने का तरीका चाहिए, K ऊपर आएगा या M ऊपर आएगा, कन्फ्यूज़न यही होता है। तो मैं MK से याद रखता हूँ कि टाइम पीरियड T बराबर 2 पाई रूट में MK। और हम ये जानते हैं कि यदि इसको 2 पाई को भाग में रख दें, T बराबर 2 पाई, तो ये कितना आ जाएगा, रूट में M बटा K। ठीक है, ये भी जानते हैं कि ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई बटा T, और ये है 2 पाई बाई T बाई 2 पाई, इसका मतलब 1 बटा ओमेगा, ये हो गया रूट में M बटा K। तो यहाँ से ओमेगा का मान कितना आ गया, रूट में K बटा M। तो यहाँ से K का मान कितना आ गया, K बराबर M ओमेगा। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय का आवर्तकाल है। ठीक है, अब मैं कुछ आपको एक इम्पोर्टेंट नोट लिखवा देता हूँ कि चरम स्थितियों पर किस भौतिक राशि का मान कितना होता है और माध्य स्थितियों पर किस भौतिक राशि का मान कितना होता है। तो ये मेरे पास, ये स्थिति A ले लेता हूँ मैं, ये स्थिति है B और ये स्थिति है C। इसको मैं वापस B लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये भी मैक्सिमा है और ये भी मैक्सिमा है। कण यहाँ से छोड़ते हैं हम, यहाँ पर इस सिंपल पेंडुलम को जब छोड़ेंगे तो यहाँ आकर ये विराम अवस्था में आएगा और वापस यहाँ से आकर यहाँ पर विराम अवस्था में आएगा। तो जो बिंदु B है इनको बोलते हैं मैक्सिमा, और ये इन दोनों बिंदुओं पर जो लोलक है पेंडुलम हमारा विराम अवस्था में रहेगा। और ये जो दोनों स्थितियाँ हैं B क्या कहलाती है, इस सरल आवर्त गतियों की चरम स्थिति क्या कहलाएगी, चरम स्थितियाँ। एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, और ये जो बिंदु A है ये कहलाती है माध्य स्थिति। क्या कहलाएगी, माध्य स्थिति। इसी माध्य स्थिति A के इर्द गिर्द ये लोलक SHM कर रहा है, मीन पोजीशन। ठीक है, अब A पर कौन सी भौतिक राशियाँ कितनी होती है, B पर कौन सी भौतिक राशियाँ कितनी होती है। ठीक, पहले हम लिख देता हूँ मैं, ये तो है माध्य स्थिति,
ये तो लिख दिया, चलो दोबारा लिख देता हूँ, माध्य स्थिति और ये है चरम स्थिति। ठीक, माध्य स्थिति पर x का मान कितना होता है 0 और चरम स्थिति पर x का मान कितना होता है या तो +a होगा या फिर -a होगा। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर चरम स्थिति, यहाँ पर जैसे ही कण आप पेंडुलम को यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा पेंडुलम, एक बार रुकेगा और इधर से वापस गति करना प्रारंभ करेगा और यहाँ पर रुकेगा। इसका मतलब इन दोनों चरम स्थितियों पर पेंडुलम आकर रुकता है। ठीक है, ऐसा ही स्प्रिंग में होता है कि जब स्प्रिंग से जब खींच कर छोड़ते हैं, जैसे ही आप यहाँ से छोड़ेंगे तो कण यहाँ पार्टिकल जो पिंड है यहाँ आएगा स्प्रिंग से जुड़ा हुआ, एक बार यहाँ रुकेगा फिर वापस इधर गति करेगा, एक बार यहाँ रुकेगा फिर वापस इधर गति करेगा। तो चरम स्थितियों पर जो कण आकर रुकता है, जैसे ही रुकता है तो इसका मतलब चरम स्थितियों पर पिंड का वेग कितना होगा 0 होगा। ठीक है, चरम स्थितियों पर पिंड का वेग 0 हो रहा है और माध्य स्थिति पर पिंड का वेग कितना होता है अधिकतम होता है। और वेग का अधिकतम मान कितना होता है हम जानते हैं a ओमेगा, हम जानते हैं। ठीक है, पीछे हम कैलकुलेट कराए थे आपको कि वेग का अधिकतम मान कितना होता है a ओमेगा। तीसरी बात, हम बात कर लेते हैं त्वरण की। त्वरण होता कितना है a बराबर -ω² x। माध्य स्थिति पर x का मान कितना है 0, तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा 0। आपने देखा होगा कि स्टार्ट में लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैंने एक सिंपल स्प्रिंग से जुड़े हुए द्रव्यमान की गति दर्शाई थी। जैसे ही स्प्रिंग से जुड़ा हुआ द्रव्यमान माध्य स्थिति से गुजर रहा होता है, उस स्थिति में लाल रंग की जो तीर था उसकी लंबाई 0 हो जाती है। ठीक है, और लाल रंग का तीर की जो लंबाई है वो बल को दर्शा रही थी, बल 0 हो रहा है, इसका मतलब त्वरण 0 हो रहा है। तो माध्य स्थिति पर सरल लोलक पर कोई बल नहीं लगता और उसका कोई त्वरण नहीं होता। चरम स्थितियों पर x का मान अधिकतम होता है तो जो त्वरण का मान भी कितना हो जाता है अधिकतम। x का मान +- a है तो त्वरण का मान a, और ये a मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा a बराबर ±ω² a। ये हमने बात कर ली स्थिति की, वेग की और त्वरण की। अब हम बात करते हैं ऊर्जाओं की। पहले गतिज ऊर्जा देख लेते हैं, और यहां पर भी गतिज ऊर्जा। चरम स्थितियों पर जब वेग का मान 0 हो जाएगा, इसका मतलब पिंड जाकर वहां पर रुकता है। जैसे ही पिंड रुकता है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, और माध्य स्थिति की बात करें तो माध्य स्थिति पर वेग कितना है a ओमेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम मान हो जाएगा क्योंकि वेग अधिकतम है। यहाँ पर जब वेग अधिकतम है तो गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 mv²। तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम कितनी आ जाएगी 1/2 m, और v मैक्सिमम का मान कितना है a² ω²। ये बात समझ आ गई। और हम जानते हैं m ω² का मान कितना होता है k के बराबर होता है। बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक m ω² मान कितना होता है k। ये लिखता हूँ m ओमेगा स्टार पर मैं k लिख देता हूँ तो 1/2 ka²। ये दोनों स्थितियों पर गतिज ऊर्जा होगी। अब हम बात कर देते हैं स्थितिज ऊर्जा की, पोटेंशियल एनर्जी। या पोटेंशियल एनर्जी का हमने नोटेशन क्या लिया था u लिया था, तो मैं एक बार u ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, u का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 kx²। जब हम माध्य स्थिति की बात कर रहे हैं तो माध्य स्थिति पर x का मान कितना है 0, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 0। चरम स्थिति पर बात करें तो चरम स्थिति पर x का मान कितना है अधिकतम है, तो x मैक्सिमम है तो u कितना आ जाएगा मैक्सिमम, और वो कितना हो जाएगा 1/2 ka²। ठीक है, इसका मतलब माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा अधिकतम, गतिज ऊर्जा 0 होती है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है चरम स्थितियों पर, और माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पिंड में स्थितिज ऊर्जा थी वो यहाँ पहुँचते पहुँचते गतिज ऊर्जा हो गई। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा घट रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो कुल ऊर्जा है E वो नियत रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, ये हमने बात कर ली स्थितिज ऊर्जा की और गतिज ऊर्जा की। अब हम यदि हम बात करें कुल ऊर्जा की, तो चाहे आप माध्य स्थिति पर ले लो चाहे आप चरम स्थिति पर ले लो, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है कुल ऊर्जा वो कितना आएगा काइनेटिक एनर्जी, और u का योग कितना आता है ½ ka² आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 1/2
Ka²। तो हम ये बता दिए आपको कि चरम स्थितियों पर और माध्य स्थितियों पर कौन सी राशि अधिकतम होती है और कौन सी राशि का मान शून्य होता है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल बता देता हूँ, इससे आपको अच्छा एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और काफ़ी न्यूमेरिकल ये बार बार पूछा हुआ भी है। प्रश्न ये है कि जब काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा U बराबर होते हैं, तब कण का वेग कितना होगा। तब कण का वेग कितना होता है, प्रश्न ये है। हम ये जानते हैं, एक बार हम इसको स्थिति से सोल्व कर लेते हैं कि किस स्थिति पर कण का वेग, ये अप्रोच फर्स्ट अप्रोच से सोल्व कर रहे हैं हम, ये मान लेते हैं कि अप्रोच कौन सी है, फर्स्ट अप्रोच है। सॉल्यूशन अप्रोच फर्स्ट अप्रोच में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, स्थिति को मतलब x को, सारे फॉर्मूले में x वाले रखेंगे। ये कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होते हैं, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है x के पदों में, तो 1/2 k या फिर 1/2 m ω² A² - x²। ये तो गतिज ऊर्जा स्थिति के पदों में बराबर स्थितिज ऊर्जा 1/2 m ω² x²। इसको सोल्व करने पर x का मान आता है हमारे पास ±a/√2। इसका मतलब इस स्थिति पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है। ठीक है, इस स्थिति पर हमें वेग निकालना है, तो वेग x के पदों में लिखो। क्यों? क्योंकि आपको इस स्थिति पर वेग निकालना है x के पदों में। तो x के पदों में v का फॉर्मूला कितना होता है, v बराबर ω² x²। जब आप x का मान ±a/√2 रखेंगे तो ω² x का मान a/√2 है, तो ये कितना हो जाएगा a²/2, और a²-a² होगा, ये हो जाएगा a²/2। तो वेग का मान कितना आ जाएगा a ω/√2। तो v अधिकतम वेग का √2 गुणा 1/√2 गुणा, ये कितना है, मैक्सिमम वेग का 1/√2 गुणा। ठीक है, ये अधिकतम वेग का 1/√2 गुणा है, जहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होती है। उस स्थिति पर हमने वेग निकाल लिया। समझ में आ गई बात। ये अभी हमने सोल्व किया है स्थिति को काम लेकर। नेक्स्ट हम सोल्व कर लेते हैं समय को काम लेकर। अप्रोच सेकंड, हमने फर्स्ट अप्रोच में क्या लिखा है, स्थिति x के पदों में। दूसरे अप्रोच में लिख देते हैं हम समय t के पदों में। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर है, तो गतिज ऊर्जा को हम t के पदों में क्या रखेंगे, 1/2 m ω² a² cos² ωt, और स्थितिज ऊर्जा को समय के पदों में 1/2 m ω² a² और sin² ωt। ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1/2 m ω² a², क्या बचेगा cos² ωt बराबर sin² ωt। जब cos² ωt और sin² ωt, इसका मतलब cos ωt और sin ωt बराबर है। cos थीटा और sin थीटा तभी बराबर होते हैं तब थीटा का मान कितना हो, 45 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ωt का मान कितना आ गया, π/4 रेडियन। ओमेगा का मान कितना होता है, 2π/t, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2π/T गुणा में t बराबर π/4। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और t का मान आ जाएगा t/8। इसका मतलब
T/8 पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बराबर होते हैं। आपको ये पूछा जाता है कि किस स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होते हैं, तो x बराबर +-a/√2 पर। तो किस समय पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होते हैं, तो T/8 पर। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। अब हम इस समय पर वेग निकाल लेते हैं। आपको यही तो कहा गया है कि जब दोनों ऊर्जाएं बराबर होती है तो वेग कितना होगा। दोनों ऊर्जाएं इस समय पर बराबर होगी, इस समय पर वेग कितना होगा। तो हम लिख देंगे वेग समय के पदों में। वेग समय के पदों में v का फॉर्मूला कितना होता है, v बराबर a cos t। ठीक है, तो v बराबर a cos का मान कितना होता है 2π/t, जिसे हमने यहाँ रखा था। ये ओमेगा का मान 2π/t रखा था, तो ओमेगा होता है 2π/कैपिटल टी। कैपिटल टी आवर्तकाल है और टी है स्मॉल टी है वो केवल रैंडम टाइम है हमारे पास वेरिएबल, तो T/8। ठीक, तो यहाँ से कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 4 टाइम यह आ जाएगा a cos π/4। और cos π/4 का मान कितना होता है 1/√2, तो a/√2। तो हमने समय का टर्म लेकर उस समय पर वेग निकाला है जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होते हैं। उस समय पर वेग है a/√2, और उस स्थिति पर वेग कितना है जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बराबर होते हैं, वो कितना आता है 1/√2। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, सरल आवर्त गति। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।